सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? लोगों के लिए जो समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम चल रहा था उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं मैं। और इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे समसा द्वारा जो योजनाएं आज वर्तमान में चलाई जा रही हैं वो योजनाएं कौन कौन सी हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो योजनाएं हैं पहले से सर्व शिक्षा अभियान में भी चल रही थी कुछ योजनाएं, और कुछ योजनाएं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में भी चल रही थी। सारी योजनाओं को एक जगह मिला दिया गया और उन्हें इंटीग्रेटेड कर दिया गया और फिर इन योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसकी हम क्रम से बात करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले समग्र शिक्षा अभियान द्वारा संचालित एकीकृत शाला दर्पण योजना 2018 से हुआ क्या था। एक प्रोजेक्ट चलाया गया था शाला दर्शन, किसके लिए? प्रारंभिक शिक्षा में भाई, ठीक है ना, ऑनलाइन पोर्टल था। फिर देखिए एक पोर्टल और चलाया गया माध्यमिक शिक्षा का, का नाम था शाला दर्पण। ये किसका था? माध्यमिक शिक्षा का। दोनों शिक्षाएं अलग अलग थी। और अब क्या किया कि जब प्रारंभिक और माध्यमिक को मिलाकर स्कूल शिक्षा विभाग बना दिया तो देखिए सारे प्रोजेक्ट भी एक ही होने हैं। तो देखिए जैसे ही समग्र शिक्षा अभियान आया तो शाला दर्शन और दर्पण को मिलाकर एक ही पोर्टल बना दिया गया। उस पोर्टल का नाम है एकीकृत शाला दर्पण पोर्टल। क्या है ये? वर्तमान में हमारे शिक्षा विभाग का पोर्टल, जिस पर स्कूलें हमारे क्या है? स्कूलों का पोर्टल, स्कूलों का एक पोर्टल। नेट पे सर्च करके देखना, सब मिल जाएगा आपको। यदि सूचनाएं चाहिए इस पोर्टल पर तो आपको मिल जाएंगी। कितनी सीटें खाली हैं, कहां कहां खाली हैं, कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, कितने बच्चे हैं, सारी सूचनाएं। और प्रत्येक स्कूल का कर्मचारी और बच्चा इस पोर्टल पर ऑनलाइन है। पेपर में पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए वह पोर्टल कौन सा है जिस पर राजकीय विद्यालय राजस्थान के ऑनलाइन है। ऑप्शन 1 शाला दर्शन, ऑप्शन 2 शाला दर्पण, ऑप्शन 3 एकीकृत शाला दर्पण। तो अब जो आंसर होगा हमारा इंटीग्रेटेड, ठीक है। फिर आती है एक योजना उत्कृष्ट विद्यालय योजना। पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को क्या बनाया जाएगा? उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। उत्कृष्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं क्या होंगी दोस्तों? उपलब्ध होंगी। और उसी पोर्टल को कहा जाएगा, नहीं उसी को देखिए पंचायत पर देखिए उसको क्या कहा जाएगा? उत्कृष्ट विद्यालय। और ये हम पूर्व में पढ़ चुके थे। ये योजना कब से चालू हुई? 2005 से। ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा के अंदर भी एक स्कूल को घोषित किया गया। उस स्कूल को कहा जाएगा आदर्श विद्यालय। 1 से 8 तक का तो होगा उत्कृष्ट और 1 से 12 तक का होगा, उसे हम क्या नाम देंगे? आदर्श विद्यालय। वही बात इसमें है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कक्षा 1 से 12 तक का विद्यालय क्या कहलाएगा? आदर्श विद्यालय। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। और देखिए दोस्तों 4 नंबर, ठीक है ना। अब आता है कि हमारे पास केजीबीवी। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 प्रकार के हॉस्टल चल रहे थे। एक का नाम तो था केजीबीवी, एक का नाम था शारदे बालिका। दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? एकीकृत केजीबीवी। इसे हम अलग से पढ़ चुके हैं, अलग से वीडियो में। उसके बाद और देखिए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। इसे भी हम पढ़ चुके हैं अलग से। ये मॉडल स्कूल है जो प्रत्येक पिछड़े ब्लॉक पर बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए अभी एक नई योजना और चालू कर दी राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा। कौन सी? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल सबसे पहले खोले गए थे जिले में एक।
कहां पर खोले गए थे? जिला स्तर पर। और जिला स्तर पर जब एक एक स्कूल खोला गया था तो इनकी संख्या कितनी थी? 33। उसके बाद इसे खोला गया खंड स्तर पर। कहां पर खोला गया? ब्लॉक लेवल पर। और ब्लॉक लेवल पर उन ब्लॉकों में खोला गया जहां पर मॉडल स्कूल नहीं है। कहां खोला था? मॉडल स्कूल नहीं है, क्योंकि मॉडल स्कूल भी अपने आप में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है। जहां मॉडल स्कूल नहीं है वहां इसे खोला गया। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अभी हाल ही में एक घोषणा और कर दी, देखिए उन कस्बों में भी खोला जाएगा इंग्लिश मीडियम विद्यालय जहां 5000 से अधिक पॉपुलेशन है। तो देखिए धीरे धीरे समय की मांग है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, और सरकार हमारी उतनी ही संवेदनशील है और धीरे धीरे इस कदम की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर देखिए बात आती है समावेशी शिक्षा। विकलांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए जो योजना चलाई जा रही है उस योजना को कहा जाता है समावेशी शिक्षा। इसी का दूसरा नाम था पहले CWSN। जो हमारे बच्चे विकलांग हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है समावेशी शिक्षा योजना। अब देखिए एक कानून भी बन गया, और कानून इन बच्चों के लिए जो बना है उसका नाम क्या है? राइट ऑफ द पर्सन विद डिसएबिलिटीज 2016। कब बना ये राइट? 2016। हिंदी में क्या कहते हैं? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। इसके अनुसार, इस कानून के अनुसार याद रखना 21 प्रकार के दिव्यांग जन होते हैं और उन्हें इस एक्ट के तहत देखिए परिभाषित किया गया है। और ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक। इन बच्चों को देखिए पढ़ने के लिए भत्ता दिया जाएगा। रीडर अलाउंस कितने रुपए दिए जाएंगे? 250 रुपए प्रति महीने की दर से। और एक साल में कितने दिन का दिया जाएगा? 10 महीनों का दिया जाएगा। तो सीधा सा है, कितने रुपए हो गए? 2500 रुपए बन जाते हैं। इसी प्रकार से स्टाइपेंड भत्ता भी दिया जाएगा। और ये जो स्टाइपेंड जो भत्ता है ये कितने रुपए दिया जाएगा? प्रति माह जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? तो वो हमारे पास होगा 200 रुपए प्रति माह। कितना होगा? 200 रुपए प्रति माह। और भी सुविधाएं दी गई हैं देखिए इस कानून के कारण। परिवहन भत्ता, जिसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं, स्कूल आने जाने के लिए उस बच्चे को प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे? 400 रुपए दिए जाएंगे। याद रखना ये चीजें। एस्कॉर्ट भत्ता, उस बच्चे को लाने ले जाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आता है साथ में, इसलिए उसके लिए एस्कॉर्ट भत्ता की सुविधा भी की गई है। 400 रुपए प्रति माह, और यह दिया जाएगा 6 महीनों तक। अब देखिए खंड स्तर पर देखिए इन बच्चों की देखभाल के लिए, इनको सुविधाएं देने के लिए कक्ष की खोलने की भी व्यवस्था की गई है। और वो कक्ष कहलाएगा एक तरह से रेफरेंस रूम। हिंदी में देखिए उसे कहते हैं संदर्भ कक्ष। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है विकलांग या दिव्यांग जन बच्चों के लिए ब्लॉक स्तर पर जो कक्ष स्थापित किए गए उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या होगा? संदर्भ कक्ष होगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसोर्स रूम, है ना, संदर्भ कक्ष। आगे चलते हैं। 7वें नंबर पर आता है ABL कक्ष। पहले देखिए मैंने कक्ष बताया था सर्व शिक्षा अभियान में, जिसका नाम क्या था? लहर कक्ष। कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए, ठीक है ना, जिसकी दीवारों पर विभिन्न प्रकार का रंग पेंटिंग की गई थी। अब देखिए लहर कक्ष की जगह एक और नया नाम दे दिया गया समग्र शिक्षा अभियान में, ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम कक्ष होगा कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए, जिसकी दीवारों पर इस तरह की देखिए चित्रकारी बनी होगी और इसके अंदर अल्फाबेट वगैरह सब बने हुए हैं, बच्चे देख रहे हैं। उसके साथ साथ एक चीज और दी जाती है, ABL किट।
6,000 के लगभग का एक किट होता है और इस किट के अंदर पहली दूसरी कक्षा के बच्चों की अधिगम की वस्तुएं होती हैं। विभिन्न प्रकार के कार्ड होते हैं, विभिन्न प्रकार के गेम्स होते हैं जिनके माध्यम से बच्चा अक्षर ज्ञान करना सीखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, सरकार काफी जोर दे रही है एबीएल किट के ऊपर और एबीएल कक्ष के निर्माण पर। आगे चलते हैं दोस्तों, सामुदायिक गतिशीलता। सामुदायिक गतिशीलता का अर्थ समझिए, समुदाय को स्कूलों से जोड़ना। सामुदायिक गतिशीलता का मतलब होता है समुदाय को स्कूलों से जोड़ना ताकि हमारी स्कूलों को विभिन्न प्रकार के जन सहयोग मिल सके। ऐसे ही कुछ योजनाएं चलाई गई है। एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ट्रेनिंग, गांव वालों को प्रशिक्षण दिया जाता प्रति वर्ष जो हमारे इस कमेटी के मेंबर होते हैं। इसके साथ साथ देखिए इनको भी शामिल किया जाता है एसडीएमसी, क्योंकि ये तो 1 से 8 तक के स्कूल में होते हैं और ये देखिए होते हैं 9 से 12 तक के, तो दोनों को देखिए कंबाइंड किया जाता है। हर एसडीएमसी या एसएमसी के 6-6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है प्रति वर्ष। क्या दिया जाता है प्रशिक्षण में? उनको जानकारी दी जाती है, स्कूल में बुलाया जाता है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण होता है और उसमें वो लोग देखिए स्कूल में आते हैं और कुछ चर्चाएं करते हैं, अपने स्कूल के डेवलपमेंट की बात करते हैं। और भी देखिए सामुदायिक जागृति दिवस मनाने की बात भी कही है कि देखिए स्कूलों के अंदर सामुदाय जागृति दिवस के रूप में मनाए जाए। कब चुने? बाल विवाह रोकना। इसका देखिए इस समुदाय में जो चर्चाएं करेंगे ना, सामुदाय जागृति दिवस के दिन हम चर्चा करेंगे, बाल विवाह पर बात करेंगे, श्रम पर, बाल श्रम पर बात करेंगे, स्वच्छता पर बात करेंगे और मध्याह्न भोजन एमडीएम पर बात करेंगे ताकि लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिले और ये योजनाएं सही ढंग से संचालित हो पाए। और देखिए तो बाल सभा, आपको पता है कि हमारी राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि बाल सभाओं का आयोजन गांव की चौपाल पर किया जाए और ऐसी बाल सभाओं को कहा जाता है व्रत बाल सभाएं। ठीक है। और देखिए इसके बाद यदि हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, 2017-18 में प्रारंभ हुई थी ये योजना। ये है क्या? राजस्थान आरटीई रूल्स 2011 नियम 7 का चौथे भाग में इस बात का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? बच्चों को आने जाने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम दी जाए। जिन बच्चों की परिधि के 1 किलोमीटर एरिया में कोई स्कूल नहीं है उन बच्चों को ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाएगा, कक्षा 1 से 5 के बच्चों को। और ये जो ट्रांसपोर्ट वाउचर की जो राशि दी जाएगी वो कितनी होगी? 10 रुपए होगी। देखिए 1 किलोमीटर में यदि स्कूल नहीं है, अधिकतम कितनी राशि है? 3,000 1 साल के दिए जाएंगे। और ये 10 रुपए जब दिए जाएंगे प्रतिदिन की उपस्थिति पर कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 रुपए दिए जाएंगे। यानी इसका अर्थ यह है कि बच्चे की 1 किलोमीटर की परिधि में यदि स्कूल नहीं है उसके घर से, तो यदि कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा है तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे? 10 रुपए अटेंडेंस पर, जिस दिन स्कूल आएगा उस दिन। ऐसे नहीं कि स्कूल आया नहीं आया दे दो 3,000 रुपए, गलत। स्कूल आने पर ही तो खर्चा होगा, ट्रांसपोर्ट तो तभी लगेगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे के लिए 2 किलोमीटर के अंदर यदि स्कूल नहीं है तो उसे 15 रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे उसको? 15 रुपए दिए जाएंगे उसको। देखिए, और अधिकतम इसको भी कितने रुपए दिए जाएंगे? 3,000 से ज्यादा रुपए नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद आता है 9वीं से 12वीं तक। ये याद रखना, 9वीं से 12वीं तक के लड़कों को कोई रुपए नहीं मिलते, लड़कियों को ये रुपए मिलते हैं। किसको मिलते हैं ये रुपए? लड़कियों को दिए जाते हैं। या तो वो साइकिल ले ले, अगर कोई बच्ची साइकिल नहीं लेती है तो उसे ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में रुपए दिए जाएंगे और प्रतिदिन अटेंडेंस के हिसाब से कितने रुपए दिए जाएंगे? उसको 20 रुपए दिए जाएंगे आने जाने का किराया। तो ये तो लड़कियों के लिए 9 से 12 और ये बॉयज और गर्ल दोनों के लिए है। पता है ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1 से 8 तक की जो शिक्षा है ना वो कैसी है? निःशुल्क। और निःशुल्क का अर्थ जानते हो क्या होता है? बच्चे का 1 रुपए भी खर्च नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। अभी सरकार ड्रेस फ्री कर रही है,
क्योंकि ड्रेस में भी खर्चा होता है। थोड़े दिन बाद स्टेशनरी फ्री करेगी, कॉपियां भी फ्री कर देगी, पेन पेंसिल सब फ्री करेगी स्कूल, क्योंकि 1 रुपए नहीं होना चाहिए। कानून में स्पष्ट लिखा हुआ बच्चे का 1 रुपए खर्च नहीं हो। आरटी की धारा 3 में स्पष्ट लिखा हुआ इस चीज को। तो इस तरह से देखिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना ही आ गई। और आगे चलते हैं व्यावसायिक शिक्षा। अब देखिए व्यावसायिक शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा। पहले व्यावसायिक शिक्षा चलती थी वोकेशनल एजुकेशन 9वीं से 12वीं, और अब ये चलेगी 6ठी से 12वीं तक। थोड़ा सा मैं इतिहास में ले चलता हूं। वोकेशनल एजुकेशन 1854 में वुड डिस्पैच ने व्यावसायिक संस्थाओं की स्थापना करने की बात कही सबसे पहले भारत में। 1937 में गांधी जी ने भी इस पर जोर दिया था, हस्तशिल्प यानी रोजगार परक शिक्षा पर। रोजगार परक शिक्षा, इसकी बात कही थी गांधी जी ने। उसके बाद देखिए 1964-66 में कोठियारी आयोग, इन्होंने कार्यानुभव की बात कही थी। फिर उसके बाद 1976-77 के अंदर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम चालू कर दिए गए। भारत में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम कब चालू हुआ? 1976-77 से। कितने वर्षीय? 2 साल के। और 2012 में नए रूप से पाठ्यक्रम जो चालू किए थे वो हरियाणा सरकार ने सबसे पहले प्रारंभ किया हमारे देश में। देश में सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? हरियाणा ने। 9वीं से 12वीं तक किसको? व्यावसायिक शिक्षा को लागू कर दिया। राजस्थान में भी चल रही है ये। 9वीं से 12वीं तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है इसकी परीक्षाओं का आयोजन, लेकिन सबसे पहले कहां लागू हुई? हरियाणा में। कब? 2012 से। 2014-15 से देखिए हमारे राजस्थान में भी लागू हो गई। कौन सी कक्षा से? 9 से 12। हमारे लिए जानकारी देखिए 76-77 में पहला व्यावसायिक कार्यक्रम चला, 2012 में हरियाणा ने लागू किया, और 2014-15 में हमारे राजस्थान ने इस कार्यक्रम को लागू कर दिया। अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत समसा में कार्यक्रम चलाया जाता है, आपनी लाडो। तो आपनी लाडो का संबंध किससे है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कार्यक्रम आए अपने। देखिए यहां पर आगे और देखिए बाल समारोह। मैंने आपको पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान में भी बताया था 11 नवंबर को बाल समारोह बनाया जाता है और बच्चों के लिए इसके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है, जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन, और उसके अलावा अभिभावकों को भी इस दिन बुलाया जाता है और बच्चों की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अभिभावकों को परिचय कराया जाता है। गांव वालों के स्कूल में बुलाओ, कार्यक्रम करो, मेहंदी प्रतियोगिता, चार्ट प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ऐसे विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर दिया जाता है और उसमें अभिभावकों को बुलाया जाता है और बच्चों को इनाम दे दी जाती है। एक अभियान और चलाया गया था, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। ये सर्व शिक्षा अभियान में चला था, लेकिन 9 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रारंभ किया गया ये कार्यक्रम, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, विज्ञान में रुचि जागृत करने के लिए। 6 से 18 वर्ष के बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। 2016-17 से किस में प्रारंभ किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान में इसे चालू किया था, मैं पहले कह रहा था इसमें। दूसरा देखिए विद्यालय आधारित ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी विज्ञान की जो चीजें बच्चे ने किताबों में सीखी है उन चीजों को बाहर ले जाना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। ये देखो योजनाएं हैं, स्कूलों में पैसे दिए जाते हैं, उनकी योजनाएं देखिए। स्पोर्ट का देखिए पैसे दिए जाते हैं 1 से 5 तक की में 5,000 रुपए ऐसे। पुस्तकालय के लिए भी पैसे आते हैं किताबें खरीदने के लिए। उसके अलावा सीआरसी ग्रांट भी आती है पंचायत स्तर पर। उसके अलावा वार्षिक उत्सव मनाने के भी 10,000 रुपए दिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के क्या दिए जाते हैं? ग्रांट। ग्रांट को कहा जाता है अनुदान। ठीक है ना दोस्तों? तो विभिन्न प्रकार की क्या दी जाती है? ग्रांट। किसके? स्पोर्ट के, खेल का सामान खरीदो, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदो, और सीआरसी यानी क्लस्टर सेंटर पर कोई भी काम करना हो उसके लिए, और वार्षिक उत्सव का आयोजन करने के लिए अलग अलग राशियां दी जाती हैं। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने पूर्व की कक्षा में भी बताया था, छात्रावास या आवासीय विद्यालय कौन कौन से चल रहे? छात्रावास या आवासीय विद्यालय।
ठीक है ना। कुछ चीजें देखिए समझने की होती हैं जिनको हम समझाने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, एक तो चल रहा है हमारे KGBV, एक चल रहा है मेवात आवासीय, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय। ये योजना मात्र अलवर जिले में है भाई, और अलवर जिले के भी 10 स्कूलों में। अलवर जिले के भी कितने स्कूलों में चल रही है ये योजना? 10 स्कूलों के अंदर ये योजना चलाई गई है, जहां स्कूल भी है और हॉस्टल भी है। यहाँ स्कूल भी है और हॉस्टल भी है। इनकी संख्या अब होगी 319। और देखिए, और भी योजनाएं चला रखी, जैसे रेगिस्तानी छात्रावास। ये जो रेगिस्तानी छात्रावास है, ये 3 है। कहां कहां पर है? 2 तो देखिए बीकानेर में है और एक जैसलमेर में है। जैसलमेर में एक जगह है चांदन, और बीकानेर में देखिए जहां चल रहा है उस जगह का नाम है बज्जू, और दूसरी जगह देवीकोट। और ये हॉस्टल होगा 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों का। ये स्कूल है 6ठी से लेकर 8वीं तक का बच्चों का। ये हॉस्टल और स्कूल है 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए। इसके अलावा देखिए एक और चल रहा है माइग्रेटरी या सीजनल। माइग्रेटरी या हम कहते सीजनल छात्रावास। ऋतु विशेष के अंदर देखिए जो छात्रावास बनाए जाते हैं, अर्थात घुमंतु परिवारों के बच्चों के लिए, जो लोग अपने बच्चों को देके अपने साथ लिए घूमते हैं, उनके बच्चों को पहले पूछ लिया जाता है, भाई कितने महीनों में आओगे? 3 महीनों में, 6 महीनों में, 9 महीनों। ये 9 महीनों तक की योजना होती है। सीजनल पंचायत स्तर पर बच्चों को रोका जाता है। कौन से बच्चे होते हैं? 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे होते हैं। ये स्पेशल लड़कियों के लिए थी, ये स्पेशल लड़कियों के लिए थी, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। ठीक है ना। तो ये छात्रावास योजना ही थी। और चलते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए अपने पास एक योजना आती है और उस योजना का नाम आता है नो बैग डे। 2020 की बात है। देखिए फरवरी 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा देखिए घोषणा की गई कि शनिवार को नो बैग डे घोषित किया जाएगा। इतने में लग गया था कोरोना, यह कार्यक्रम संचालित हो नहीं पाया। तो देखिए सरकार की योजना थी नो बैग डे। कब? फरवरी 2020 से देखिए इसकी घोषणा की गई। और किस दिन बैग नहीं लाना? शनिवार को। पूछा जा सकता है नो बैग डे कहां पर चालू हुआ? राजस्थान में। कब चालू हुआ? 2020 से। कौन से वार को घोषित किया गया? शनिवार को। इस दिन बच्चों को अलग अलग गतिविधियां कराई जाएंगी, जैसे बाल सभाएं, खेलों का आयोजन, जो बच्चे ने पिछले 5 दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करवाना, उस बच्चे को गतिविधियां करवाना। ऐसे इनका एक कार्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है और आपको प्रत्येक शनिवार को क्या कुछ करवाना है, सारी कार्य योजना दी गई है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है नवाचारी शिक्षा। इसका संबंध किससे है? बालिका शिक्षा, अर्थात सभी बच्चियों को स्कूल से जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें कहा जाता है नवाचारी शिक्षा। एक तो मीना मंच, ये कौन सी बच्चियों के लिए है? 1 से 8 तक की बच्चियों के लिए। गार्गी मंच 9 से 12वीं तक की बच्चियों का एक मंच बनाया गया स्कूलों में। जागृति, ये देखिए बच्चियों को जागृति लाने के लिए, आत्मरक्षा के प्रशिक्षण देने के लिए और सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती हैं बच्चियां, उनके लिए देखिए किन की व्यवस्था की गई है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जागृति मंच, जो देखिए समाज में जागृति लाएगा, अध्यापिका मंच की तरह होता है ये, और घर घर जाकर बच्चों को देखिए जागृत करने का कार्य करता है। और देखिए सगुन, एक पोर्टल है भाई, ये सगुन पोर्टल अभी चालू किया था 18 जनवरी 2017 को।
इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही उनकी मॉनिटरिंग करना। याद रखना, सरकार की जितनी भी योजनाएं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया? मॉनिटरिंग करने के लिए। और उस पोर्टल का नाम है शगुन। इसके माध्यम से देखिए दो चीजों की निगरानी कर रही है। एक तो ऑनलाइन निगरानी करता है पोर्टल की, ऑनलाइन क्या कुछ हो रहा है, जैसे हमारा साला दर्पण, और नवाचारों का एक डिजिटल भंडार। जितने भी नवाचार होते जा रहे हैं उनकी डिजिटल लाइब्रेरी बना दी गई है, वहां सारी चीजें मिलेंगी डिजिटल रूप में। दो कार्य हैं इसको, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डिजिटल भंडार की सुविधा। उस पोर्टल का नाम है शगुन पोर्टल, 18 जनवरी 2017 से चल रहा है। उसके बाद आता है प्री स्कूल शिक्षा। एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा। देखिए, पढ़े भारत और बड़े भारत, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए पढ़ना लिखना सिखाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। उसका नाम था पढ़े भारत बड़े भारत। उसी कार्यक्रम को हम कहते हैं प्री स्कूल शिक्षा। और ये जो कार्यक्रम था प्रमुख रूप से किसके लिए था? कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए। इन बच्चों को दो चीज सिखानी है, एक तो पठन और एक लेखन, लिखना और पढ़ना। और इसी पर आधारित देखिए हमारी नई शिक्षा नीति के अंदर भी कहा गया है बच्चों को पढ़ना लिखना के कार्यक्रम आने चाहिए। और इसीलिए फाउंडेशन स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे, जिसमें प्ले, LKG, UKG पहली और दूसरी स्कूल होंगी, और उन सबको कहा जाएगा प्री स्कूल शिक्षा। तो देखिए सरकार ने अभी से अपना ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है इन कार्यक्रमों का। एक आता है रंगोत्सव, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए ये हो रहा है, हमारे देश में सांस्कृतिक रूप से विविधताएं हैं, इसलिए कहा गया है प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य की संस्कृति को अपनाए और उससे परिचित हो। उसी के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसी का नाम क्या है? रंगोत्सव। तो देखिए विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव कराना, कला व संस्कृति की गतिविधियों का आयोजन कराना, भारत एक और श्रेष्ठ भारत एक नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और उसी कार्यक्रम को नाम दिया गया है रंगोत्सव। और देखिए दोस्तों, उजियारी पंचायत बात हो चुकी थी, ऐसी पंचायत जिसमें एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं हो, वंचित नहीं हो, उस पंचायत को कहा जाएगा उजियारी पंचायत। और बच्चे की उम्र है 6 से 18 साल। इतने वर्ष का कोई भी बच्चा यदि शिक्षा से वंचित नहीं है तो उसे उजियारी पंचायत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर आता है निष्पादन ग्रेडिंग इंडेक्स। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, निष्पादन ग्रेडिंग इंडेक्स अपने यहां पर चलाए गए हैं और इसमें 70 देखिए 70 जिसे हम कहते हैं इंडेक्सों को शामिल किया गया है। और उनके आधार पर देखिए इस चीज का पता लगाया जाता है कि कौन सी देखिए ग्रेडिंग किसको दी जाए। आगे चलते हैं, और नई योजना जिसे मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा इस योजना को, ठीक है ना दोस्तों। ICT स्कीम, ध्यान से सुनना, ICT योजना भी कहते हैं हम, ICT योजना ये भी चल रही है। इस योजना को हम दो रूपों में देखेंगे। पहले तो देखेंगे हम किसमें? भारत में। भारत में ICT की जो शुरुआत होती है 1984-85 से, याद रखना ये आया हुआ क्वेश्चन है RPS। और एक कार्यक्रम चलाया गया था NCERT द्वारा, भारत में द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया। और ये पहला कार्यक्रम था, पहला था। और इस कार्यक्रम का नाम था क्लास। आया हुआ क्वेश्चन, क्लास कार्यक्रम कब और किसने चलाया? NCERT ने चलाया 1984-85 में, कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए। इसी कार्यक्रम को नाम है क्लास, कंप्यूटर लिटरेसी एंड
स्टडी इन स्कूल, क्लास का पूरा नाम भी लिख देता हूं दोस्तों, कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। ये पहला कार्यक्रम था कंप्यूटर से संबंधित, हमारे देश का पहला कार्यक्रम, याद रखना। उसके बाद देखिए 2004 में भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया और उस कार्यक्रम को कहते हैं आईसीटी योजना। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अर्थात अब देखिए हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान किससे होने लगा? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की। परीक्षा में पूछा जाता है पहली बार आईसीटी योजना कब प्रारंभ हुई? 2004 में प्रारंभ हुई। बाद में इसका विस्तार कर दिया गया इस योजना का, और इस योजना में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों को भी शामिल कर लिया गया। उसके बाद फिर विस्तार किया 2010 में, तो इसमें पिछड़े देखिए जो हमारे ब्लॉक्स थे उनको भी शामिल कर लिया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या था? स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करना, यह उद्देश्य था भी इसका। परीक्षा की दृष्टि से याद रखना कब चालू हुई? 2004 में, नाम ये था। और आईसीटी योजना की शुरुआत कब हुई? 1984-85 में एनसीईआरटी द्वारा, जिसका नाम क्या था? क्लास। अब चलते हैं हमारे राजस्थान में। राजस्थान में यह कार्यक्रम लॉन्च होता है 2008-9 से प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? आईसीटी एट स्कूल स्कीम, ये प्रारंभ हुई हमारे यहां पर। कब से? सत्र की यदि बात करें 2008-9 से। फिर देखिए दिसंबर 2014 के अंदर इसे रमसा में शामिल कर लिया गया। और अब समसा नहीं है, अब कौन चला रहा है इस योजना को? समसा। कौन चला रहा है इस योजना को? वर्तमान में अब समसा चला रही है। इस योजना की कुछ विशेषताएं बताता हूं। देखिए ये योजना थी, किस पर आधारित थी? पीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेट लोग आएंगे और कंप्यूटर लैब की स्थापना करेंगे स्कूलों में, और ये लोग जो प्राइवेट जो आए हैं वो क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है कंप्यूकॉम कंपनी द्वारा देखिए ये चलाया जाएगा ये कार्यक्रम। अब उनका एक ऑपरेटर आएगा और वो पढ़ाएगा, और कब तक उस लैब की रखवाली करेगा? वो 5 वर्ष तक। हाँ सॉरी, देखिए ये पीपी मॉडल पर नहीं, बूट मॉडल पर है ना। यहां मॉडल कौन सा है नीचे लिख देता हूं, बूट मॉडल पर। बूट मॉडल पर आधारित प्रोजेक्ट है ये। बूट का नाम क्या है? बिल्ड, निर्माण करो, ओन, स्वयं, और फिर उसे ऑपरेट करो, चलाओ, और अंत में क्या कर दो? ट्रांसफर। तो सीधा सा मतलब यह है, राजस्थान में यह योजना चलाई गई थी कंप्यूटर लैबों की स्थापना करना। सबसे पहले देखिए इसे बड़े स्कूलों में चालू की गई, उसके बाद यानी अलग अलग चरणों में इस योजना को चलाया गया। एक कंपनी से राजस्थान सरकार ने टाई अप किया जिसका नाम था कंप्यूकॉम कंपनी, और वो कंपनी 5 साल तक तो खुद की देखरेख में रखेगी लैब को। उसके बाद उसकी चाबी स्कूल के हेडमास्टर या संस्था प्रधान को देके चले जाएंगे। उसके बाद जो टूट फूट होगी उसको स्कूल भरपाई करेगा।
5 साल में अगर किसी प्रकार की कोई टूट फूट होती है, कोई कमी आती है, तो ये कंपनी भरेगी जिसका नाम है कंप्यूकॉम कंपनी। और ये इसी मॉडल को कहा जाता है बूट मॉडल। बिल्ड करो, निर्माण करो, स्वयं ओन, और उसके बाद ऑपरेट, चलाओ, और फिर ट्रांसफर कर जाओ स्कूल वालों को। इस मॉडल का नाम बूट। इसमें पैसे कौन देगा? देखिए, केंद्र सरकार ने कहा हम इसमें देंगे 75% पैसे देंगे। केंद्र सरकार ने कितने रुपए देने के लिए कहा? इसमें 75। राज्य सरकार कितना देगी? 25। ये भी पूछ लिया जाता है। और आज ये योजना राजस्थान में कोई 1-2 चरण में नहीं चल रही है, 7 चरणों में चल रही है। 4 तो इसके फेज चलाए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5। उसके बाद देखिए आता है 11-72 स्टेट बजट, और फिर आता है 50-51। और अब जो योजना चल रही है वो क्या है? 50-51। इन योजनाओं में क्या क्या दिया गया मैं आपको एक टेबल में दिखाता हूं। फेज फर्स्ट के अंदर देखिए कितनी लैब लगाई गई थी पूरे राजस्थान की स्कूलों में। 2500 स्कूलों में लैब लगी थी। कब लगी थी? 2008 से लेकर 2013 तक, यानी 5 साल ये लोग काम करेंगे, 8 से लेकर 13 तक। इसमें क्या दिए गए थे? 10 पीसी सेट, एक प्रोजेक्टर दिया गया था, एक जनरेटर भी था इसमें। फेज सेकंड आता है दोस्तों, इसमें 2000 स्कूलों में लैब लगानी थी, और यहां अवधि देखिए 2010 से 15 तक काम करेंगे। इसमें भी 10 पीसी और एक प्रोजेक्टर दिया गया था। उसके बाद आता फेज थर्ड। फेज थर्ड में भी देखिए 2000 स्कूल, लेकिन ये योजना देखिए कब से शुरू होती है? 2014 से 19 तक, यानी 5 साल। और इसमें 10 पीसी और एक टीवी दिया गया था, आईसीटी फेज। प्रोजेक्टर की जगह क्या दे दिया गया? एक टीवी एलईडी दे रखी है, 52 इंची का एलईडी होता है सैमसंग का। और देखिए इसके बाद फेज नंबर 4, चौथे फेज में देखिए 525 स्कूलों में लैब। ठीक है ना? कितने स्कूलों में लैब थी? 525 स्कूलों में। और 2015 से 2020 तक 15 पीसी, देखिए वहां पहले 10 आ रहे थे, 15 पीसी और एक टीवी दिया गया इसमें। फेज 5 में 303 स्कूल आ गए। कितने स्कूल हैं दोस्तों? 303 स्कूल। और 2016 से 21 तक चलेगा ये। अब पीसी की संख्या हो गई 20। पहले 10 आए, फिर 12 आए, अब आगे कंप्यूटर सेट 20। और टीवी भी है और प्रोजेक्टर भी है इसमें, दोनों चीजें दी गई। फिर आता है स्टेट बजट 1172। अब ये पैसे दिए राज्य सरकार ने हमारी। 1172 स्कूलों में देखिए, ये स्कूल कौन से हैं भाई? ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल है सारे, राजस्थान सरकार के अधीन। और 1722 तक चलेगी ये लैब। फिर इसमें 20 पीसी, एक टीवी और प्रोजेक्टर। यानी इसके अंदर देखिए टीवी को कैंसिल कर दिया गया था, जो गलत लिखा हुआ है इसमें। कई जगह नहीं पूछे टीवी स्टेट बजट के अंदर, तो कई जगह क्या है? प्रोजेक्टर चल रहे हैं। उसके बाद आता है 50-51 स्टेट बजट। 50-51 के अंदर देखिए 2017 से 22 तक 5 वर्ष चलेगा। और कितने स्कूलों में देखिए ये व्यवस्था की जाएगी लैब स्थापित करने? 20 तो पीसी दिए जाएंगे, और क्या दिया जाएगा? प्रोजेक्टर दिया जाएगा इसके अंदर। इस तरह से ये योजना चलाई गई है। और ये योजना कौन सी है? इसको यदि हम देखते हैं तो सीधा सा है इसके अंदर, इस योजना के अंदर स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 50-51 जो स्कूल हैं, इसके अंदर देखिए ये जो टीवी लिखा है ना, ये गलत है। टीवी की जगह है इंटरएक्टिव बोर्ड। इंटरएक्टिव बोर्ड, यहां टीवी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? यहां इंटरएक्टिव बोर्ड।
और कितने स्कूलों में 50-51 स्कूलों में इंटरैक्टिव बोर्ड, जैसे ये देख रहे हो ना पैनल आप, इसी तरह का पैनल होता है जहां एक प्रोजेक्टर लगा रहता है। वो प्रोजेक्टर का देखिए उस बोर्ड के ऊपर गिरती है प्रकाश का पुंज, और प्रकाश के पुंज के हिसाब से आपको उसको हैंडल कर लेना चाहिए, या उसमें सिंबल बने रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हम चला लेते हैं। उस बोर्ड को कहते हैं इंटरैक्टिव बोर्ड। आगे चलिए, एक और योजना आती है जो अंतिम योजना है अपने यहाँ जो चल रही है राजस्थान के स्कूलों में। पिछली भर्ती में इसका पूरा नाम पूछ लिया गया था। इस योजना का नाम है SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो सीधा सा दोस्तों इसे याद रखना, स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा लाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। क्या लाने के लिए? गुणात्मक शिक्षा। एक कार्यक्रम चलाया गया, उसी कार्यक्रम का नाम है SIQE। नोट कर लेना पूरा नाम, ठीक है ना। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन नाम का एक कार्यक्रम, और ये पहला कार्यक्रम था क्वालिटी एजुकेशन का। कौन सी कक्षा तक था ये? कक्षा 1 से 5 तक। आज भी चल रहा है दोस्तों ये कार्यक्रम। तो देखिए इस कार्यक्रम को देखते हैं। सबसे पहले कुछ बातों के और कर लेते हैं। ये जो कार्यक्रम जो लेके आया गया था ना, इसका एक कारण था। एक कहावत सुनी होगी, अगर सही ढंग से पढ़ाया जाए तो सब बच्चे पढ़ सकते हैं। कब? जब उन बच्चों के स्तर पर जाकर सिखाया जाए। तो आपके पास 2 बच्चे आते हैं स्कूल के अंदर, एक आदिवासी परिवार से, एक पढ़े लिखे परिवार से। क्या दोनों का शैक्षिक स्तर एक जैसा है? पढ़े हुए परिवार वाला बच्चा अक्षरों को जानता है, आदिवासी वाला परिवार का बच्चा अक्षरों को नहीं जानता। दोनों को यदि हम एक ही साथ और एक ही जैसा पढ़ाना शुरू करें, आदिवासी वाला बच्चा पिछड़ जाएगा। इसलिए उसके स्तर पर जाकर पढ़ाएं, और इधर दूसरा बच्चा जो देखे शिक्षित परिवार से था, उसके स्तर पर जाकर पढ़ाएं। तो हम कह सकते हैं सभी बच्चे पढ़ सकते हैं अगर उनके स्तर पर पढ़ाया जाए तो। और उसी को चरितार्थ करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों, जिसका नाम क्या? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसी में देखिए कुछ उद्देश्य हैं। जो उद्देश्य बताए गए थे मैंने ज्यों के त्यों लिखने की कोशिश की। सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना बच्चे को। सबसे पहली बात मैंने कहा ना, हर बच्चा पढ़ सकता है अगर उसे सीखने के अवसर दिए जाए तो। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रत्येक बच्चे को अवसर दिए गए हैं उसको पढ़ने के। बच्चों में परीक्षा के भय को दूर, यहां कोई परीक्षा नहीं होती है SIQ के अंतर्गत। बच्चा आता है, बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसमें से पूछ लिया जाता है बस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंददायी एवं प्रभावी बनाना बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षा की पहली सीढ़ी होती है दोस्तों रुचि। पहले बच्चे जब स्कूल में आता है तो उसकी रुचि जागृत कर दो, और रुचि जब जागृत होगी, जब उसे आनंद आएगा शिक्षण में, और फिर हमारी टीचिंग हो इफेक्टिव। और देखिए बच्चों में सृजनात्मक और मौलिक चिंतन का विकास करना। बच्चे में सृजनात्मकता कब आएगी? जब उससे हम ABL किट के माध्यम से क्रिएटिविटी करवाएंगे। बेटा घर बनाओ, कार्ड्स को जोड़ो, और विभिन्न प्रकार के जो कार्ड्स होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करवाएं। फिर उसके बाद आता है बच्चों की प्रगति को अभिभावकों से। ये बहुत बड़ी बात है। जब भी देखिए SIQ के अंदर हम पेपर लेते हैं बच्चों से, SA1, SA2, SA3, तो उसके अभिभावक को बुलाओ और उस बच्चे के बारे में बताओ, देखो आपके बच्चे को SA1 में ये चीजें नहीं आती थी। जब SA2 हो, जब ये बच्चे को चीज नहीं आ रही थी, आज ये आ रहा है, ये जैसे हम कहते हैं PTM। तो बच्चों की जो प्रगति है उसके अभिभावक से शेयर करने पर भी जोर दिया गया। अंतिम बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आयु व कक्षा के अनुसार शैक्षिक स्तर निश्चित किया जाए। यानी जो बच्चा कक्षा 5 में आ गया, इसका मतलब समझना, जो बच्चा कक्षा 5 में है उसको किताब भी पढ़नी नहीं आती, तो हम क्या कहेंगे? इसका शैक्षिक स्तर तो पहली कक्षा का है, लेकिन आयु कौन सी है? 5वीं कक्षा की। इसका निर्धारण कर लेना चाहिए, टीचर्स को पता होना चाहिए बच्चे की मानसिक आयु अभी इतनी ज्यादा नहीं है, अर्थात इसका कक्षा का स्तर तो 7वीं का है, लेकिन
उसका देखिए स्तर यदि बात करें शिक्षा का, वो स्तर आज भी पहली का है यदि अक्षर ज्ञान नहीं आता है। और इसी कार्यक्रम को कहा गया था SIQE। इस कार्यक्रम को राजस्थान में किसने संचालन किया? निदेशालय प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा ने चलाया, इसे इनके द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरी चीज, अकादमिक का मतलब होता है शिक्षण कार्य। जो टीचिंग की जो बुकलेट होती है ना, वो किसने तैयार की? SIRT उदयपुर ने भाई। क्यों? क्योंकि उदयपुर एक ये RSCRT क्या है? एक अकादमिक संस्थान ही है। प्रशिक्षण और रूपरेखा, इसकी डिजाइनिंग और ट्रेनिंग का काम किसको दिया गया? ये दे दिया गया राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इसको दिया गया। देखो, फिर आता है इसके अंदर तकनीकी। तकनीकी की बात करें, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किसने करवाई? यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर, कुकस में है ये। और हम लोगों ने भी SIQ की ट्रेनिंग ली है यहां से। यहां बड़े बारीकी से सिखाते हैं, लेकिन अपने SIQ टॉपिक है नहीं डिटेल से, इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर डिटेल से। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 3 चीजों को समावेश किया गया। SIQE की प्रक्रिया, SIQE की प्रक्रिया में 3 चीजें हैं। 3 कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए अभी आपको मैं बताता हूं। पहला तो कहा गया CCP, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण। यानी शिक्षण तो कराना है, किसको केंद्रित करके? बच्चे को, बाल केंद्रित शिक्षण। दूसरा कहा गया ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी गतिविधि आधारित, गतिविधि आधारित अधिगम। और तीसरी आती है इस प्रक्रिया के अंदर मूल्यांकन की विधा, जिसको कहा जाता है CC, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस का अर्थ होता है सतत, कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, और इवोल्यूशन का अर्थ होता है मूल्यांकन। परीक्षा में पूछ लिया जाता है यहां से। बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों। क्या पूछा जाता है? यहां जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि SIQ का भाग है CCP, ABL और CCE। पहले पता हमारी शिक्षण कैसी होती है? TCP होती थी, TCP, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी। शिक्षक अपने आप को ही पढ़ाता था। आज बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों को गतिविधियां दी जाती, बेटा करो, सीखो, पूछो। अब देखिए होता क्या है कि पूरे साल भर बच्चे को देखिए हम गतिविधि करवाते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं और बच्चे को केंद्र में रख के पढ़ाते हैं। फिर हम बच्चे से कहें बेटा अब तुम्हारी परीक्षा होगी, बच्चा कहता है मास्टर साहब पूरे साल भर तो आपने खेल खिलाया और उसी से पढ़ाया, अब कह रहे परीक्षा। परीक्षा कैसी? तो परीक्षा का भय तो हमें बच्चे को दिखाना ही नहीं है, इसलिए खेल खेल में ही उसकी परीक्षा पद्धति अपनानी है। उसी का नाम है सतत एवं व्यापक। सतत जो शब्द है निरंतर। देखिए कभी भी बच्चे की देखिए शिक्षण कराते समय, शिक्षण के बीच में, शिक्षण से पूर्व कभी भी उसका आकलन किया जा सकता है। असेसमेंट, निरंतरता पूरे शैक्षिक सत्र में। व्यापकता के अंदर देखिए चीजें होती हैं, उसके अंदर एक ज्ञानात्मक का ही हमें देखिए परीक्षण नहीं करना, उसके भावात्मक, उसके क्रियात्मक, तीनों उद्देश्यों की पूर्ति हमें करनी है। इसीलिए शैक्षिक, सह शैक्षिक सभी प्रकार की गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है। व्यापकता। फिर आता है असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं मूल्यांकन। फिर देखिए इन सब गतिविधियों के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है, अर्थात बच्चे को एक निर्धारण कर दिया जाता है आप किस ग्रेड के हैं। हम SIQ के अंदर देखें तो 3 ग्रेड होती है, A, B और C। A का मतलब होता है बच्चा स्वयं कर लेता है, B का मतलब टीचर की सहायता से, C का मतलब टीचर के बिना कुछ कर ही नहीं पाता है। इस तरह की ग्रेडें दी गई हैं इसके अंदर। अब देखिए CCE जो मूल्यांकन है ना, ये पद्धति कब आई और कैसे आई? CCE को देखिए अपने यहां पर अपनाया गया था राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत।
पायलट। अच्छा, इससे पहले भी मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अपने यहां कानून बना था RTE एक्ट 2009। इसमें एक धारा है 29। पता उसमें क्या कहा गया है? CCE के बारे में कहा गया है, गुणात्मक शिक्षा की बात। अब जब CCE के बारे में कहा गया है तो देखिए, इस कानून को हमें लागू करना था। इस कानून को लागू करने के लिए पहली बार पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है ट्रायल प्रोजेक्ट। ये चलाया गया। देखिए, पहली बार पायलट प्रोजेक्ट कब चलाया गया? ये चलाया गया 5, और 5 कितने होते हैं? 5, 5, 10, यानी 5 मई 2010 को चलाया गया पायलट प्रोजेक्ट। और यह प्रारंभ हुआ था। क्या संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ हुआ? नहीं दोस्तों, यह हुआ था जयपुर और अलवर। अलवर के तो 20 स्कूलों में चलाया गया था और जयपुर के चलाया गया था 40 स्कूलों में। कुल मिलाकर ये कितने स्कूलों में चलाया गया? 60 स्कूलों में चलाया गया। चलता रहा। उसके बाद इसका परिणाम पूछा गया कि भाई ये कार्यक्रम सही है या गलत है CCE। तो देखिए, हमारे इन जो 60 स्कूलों में चला, वहां से हमने आउटपुट निकाला और पता चला ये कार्यक्रम बेस्ट है। फिर इसे संपूर्ण राजस्थान में 2017-18 से क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। और इस तरह से उस दिन से ये कार्यक्रम आज हमारी गवर्नमेंट स्कूल के 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं में ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसे हम कहते हैं CCE। इसमें 2 चीजें होती है मूल रूप से। अगर आकलन की बात करें, एक तो होता है FA फॉर्मेटिव असेसमेंट। पढ़ते पढ़ते समय बच्चे की प्रगति जानने के लिए जो देखिए आकलन किया जाता है उसको कहते हैं फॉर्मेट। सब कुछ पढ़ने के बाद वार्षिक परीक्षा की तरह जो आकलन किया जाता वो होते हैं 3। उसे कहा जाता समेटिव, SA1, SA2 और SA3 के नाम से जानते हैं, जिसके आधार पर हम बच्चे की ग्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, ये तो थे हमारे कार्यक्रम जो किसके अंदर चल रहे हैं, हमारे इस अभियान के अंदर, समग्र शिक्षा अभियान। लेकिन एक चीज याद रखना, अब देखिए नया वर्जन आ गया, क्योंकि ये 2020 तक की अवधि थी, वो खत्म हो चुकी है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा समग्र शिक्षा अभियान 2.0 लॉन्च कर दिया गया है। इसे नोट कर लेना। आप देखिए, देखिए समग्र शिक्षा अभियान 2.0 ये नया लॉन्च कर दिया गया। इसकी अवधि देखिए, अवधि की यदि हम बात करें, ये अवधि, इस कार्यक्रम की जो अवधि रखी गई है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक, यानी 6 साल का कार्यक्रम। इसकी अवधि क्या रखी गई है? सीधी से है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक। इस कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? इसकी की गई थी 4 अगस्त 2021 को। घोषणा की गई, घोषणा कार्यक्रम की 4 अगस्त 2021 को घोषणा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये एक महत्वपूर्ण है। इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य देखिए, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, ये देखिए। और देखिए, यदि हम इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम के अंदर देखिए, जो सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है ना, इस कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए जो कार्य योजना थी वो कहां से ली थी? NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और एक और है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। UNO द्वारा कुछ गोल निर्धारित किए गए हैं। उन गोलों में से एक गोल था क्वालिटी एजुकेशन का, और इसी को हम कहते हैं सतत विकास लक्ष्य।
ये देखिए, सतत विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इन दोनों को लागू करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या था? समग्र शिक्षा अभियान, अर्थात समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और विशेषकर जो जोर दिया गया बाल वाटिका, इनकी स्थापना की जाएगी। टीचर एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा और यदि हम देखें स्मार्ट कक्षा कक्ष स्थापित किए जाएंगे। कक्ष, तो इस तरह से देखिए ये अपना एक प्रोजेक्ट था समग्र शिक्षा अभियान, और समग्र रूप से आपने देखा इसमें जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको, इसका प्रबंधन और प्रशासन को, इसकी विशेषताएं, और अंत में देखा समग्र शिक्षा अभियान 2.0 किस तरह से ये कार्यक्रम। धन्यवाद दोस्तों, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।